नमस्कार साथियों, खोजराम आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं खेमेंद्र और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई की कुछ खास खबरें लेकर मैं आपके सामने यहाँ पर आ चुका हूँ। तो आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, 23 जुलाई और एक दो दिन पहले की भी कुछ खास खबरें जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई के दिन एक खास डे होने वाला है। उससे पहले का बताया जाता है, खास डे के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो नेशनल मैंगो डे बनाया जाता है दोस्तों 2024 का। तो नेशनल मैंगो डे वॉज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन जुलाई 22 को ये सेलिब्रेट किया गया है इन 2024। दिस फॉल्स ऑन मंडे को था भैया ये। प्रोवाइडिंग अ परफेक्ट स्टार्ट ऑफ द वीक विथ अ फ्रूटी सेलिब्रेशन। अच्छा, तो नेक्स्ट बात करते हैं। द नेम मैंगो हैज़ बीन इंटरेस्टिंग ओरिजिन। इट इज़ डिराइव फ्रॉम अ मलयन वर्ड मन्ना। तो मन्ना वर्ड जो कि मलयन वर्ड है, मलयालम लैंग्वेज का वर्ड है मन्ना, उससे ये शब्द डिराइव हुआ है मैंगो। ओके, डिमॉन्स्ट्रेटिंग द फ्रूट वाइड स्प्रेडेड इन्फ्लुएंस अक्रॉस द वेरियस कल्चर ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो आप सभी लोग जानते हैं मैंगो कितना ही खास फल है सभी लोगों के लिए, सभी को बहुत ही अच्छा लगता है, अलग अलग वेराइटीज़ में आता है। तो ये इसका वर्ड कहाँ से निकला था? मलयालम लैंग्वेज से निकला था और शब्द था मन्ना। आगे बात करते हैं इन द सिग्निफिकेंट मूव। अच्छा, ये इसको कब से इसको बनाया जाता है? ये जो 22 जुलाई वाला दिन है, इसको मैंगो डे कब से बनाया जाता है? इन द सिग्निफिकेंट मूव टू ऑनर द फ्रूट, द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ऑफ इंडिया announces in 1987 as National Mango Day would be celebrated annually। तो ये 22 जुलाई वाला जो डेट है ये 1987 में ही दे दी गई थी, आज से काफ़ी साल पहले, कि भाई और किसके द्वारा दी गई थी? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ये नाम दिया गया था। क्लियर बात है। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द मैंगो डे, ओके, विच वाज ऑन 22 ऑफ जुलाई। आगे बात करते हैं मनोज सोनी जो कि आज की तारीख में यूपीएससी के चेयरमैन है। इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि भैया मैं रेजिग्नेशन देने वाला हूं। क्या? मैं रेजिग्नेशन देने वाला हूं। तो यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी हैज बीन सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन साइटिंग द पर्सनल रीजंस। तो इन्होंने बोला है क्या बेटा कि पर्सनल रीजंस के वजह से मैं रेजिग्नेशन दूंगा। अभी इनकी एज करीब 59 है और यूपीएससी के चेयरमैन की जो मैक्सिमम एज है वो है 65। तो 6 साल इनके पास अभी थे कि रह सकते थे यहाँ पर। खैर टेन्योर की बात होती है, आगे डिस्कस करेंगे। तो मनोज सोनी रेजिग्नेशन हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड येट। तो कौन इनको अपॉइंट करता है और किसको इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है भैया? तो ये रेजिग्नेशन इनको देना होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। जी हाँ दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इनको रिपोर्ट करना होता है और उनको रेजिग्नेशन सीधे उन्हीं को देना होता है। बेसिकली इनको अपॉइंट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इनको अपॉइंट करते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन को। जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया होता है वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अच्छा, टेन्योर की बात कर ले तो 6 ईयर का टेन्योर रहता है। एक बार आप सेलेक्ट हो गए एज ए यूपीएससी चेयरमैन, देन 6 साल तक आप उसको सर्व करेंगे। अदरवाइज या फिर अगर आपकी एज 65 हो चुकी है तब आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई 61 की एज में यूपीएससी का चेयरमैन बनता है तो उसका टेन्योर 4 साल का रहेगा, उसका टेन्योर 6 साल का नहीं रहेगा। तो जो मनोज सोनी जी थे, इनकी अभी प्रेजेंट एज 59 है, तो इनका आई थिंक इनका पूरा टेन्योर बचा हुआ था, उसमें कोई इतनी दिक्कत की बात थी नहीं। आगे बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स एज अ सेंट्रल और स्टेट सर्विसेज। तो हायर जैसे कि मैंने बताया, जो हायर पोस्ट यूपीएससी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनको ये पोस्ट दी जाती है, उसमें भी एक्सपीरियंस काउंट होता है। यार इतने साल का एक्सपीरियंस है, कैसा काम रहा है, कैसा क्या क्या किया है किसी व्यक्ति ने, उसके ऊपर डिपेंड करके ये पोस्ट दी जाती है और ये चीज़ फिर मिलती है। सैलरी कितनी होगी? देखो ये लगभग आइडिया है, एग्जैक्ट तो हम बता नहीं सकते क्योंकि वो पे स्केल के ऊपर डिपेंड करता है कितना पे स्केल हो गया। अब नॉर्मल सी बात है, जिस व्यक्ति ने 10 साल तक किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या ज़्यादा सालों तक किसी गवर्नमेंट 30 साल तक किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सर्व किया है तो डेफिनेटली उसका 3% के हिसाब से बेसिक पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और स्टार्टिंग बेसिक पे वैसे भी ज़्यादा होता है। तो इसके बारे में कमेंट ज़्यादा तौर पर हम कर नहीं सकते, हम एक अप्रॉक्सीमेटेड आइडिया बता रहे हैं कि 30 लाख के आसपास की इनकी एनुअल इनकम होगी। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो 1926 में यूपीएससी जब था हमारे पे, तो मिस्टर सर रॉस, ऐसा सर क्या है भैया? भाई ये जो इंग्लैंड वाले थे उन्होंने, यूके वालों ने सर नाम लगाते थे, वो एक नाइटहुड की उपाधि थी, ये भी मैं बता दूं आपको। रॉस बारकर पहले चेयरमैन थे यूपीएससी के 1926 में। क्या नाम है? सर रॉस बारकर पहले चेयरमैन थे यूपीएससी के 1926 में। फर्स्ट इंडियन यूपीएससी चेयरमैन
1947 में बनाए गए मिस्टर एच के कृपलानी। मिस्टर एच के कृपलानी 1947 में पहले भारतीय थे जो यूपीएससी के चेयरमैन बने थे। फर्स्ट फीमेल यूपीएससी चेयरमैन की बात करें तो रोज मिलान बेथ्यू इज द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन, फीमेल चेयरमैन यूपीएससी की 1992 में इनको बनाया गया था। और अभी प्रेजेंट आपको पता ही है डॉक्टर मनोज सोनी इसलिए बिकॉज ही हैज द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, इनकी पीएचडी है इनके पास, उससे आगे भी पढ़े हैं। तो पीएचडी अगर आप कर लेते हैं तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, सिंपल सी बात है बेटा। तो ये पूरे पॉइंट्स थे जो कि मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता था रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट कौन करता है, टेन्योर कितना रहता है, एलिजिबिलिटी कितनी होती है, फर्स्ट चेयरमैन कौन था, और फर्स्ट इंडियन कौन था, फर्स्ट वुमेन कौन था, और प्रेजेंट में कौन है। अच्छा, जैसे ही अगर इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाता है और किसी और को बनाया जाता है चेयरमैन, तो उसके लिए भी अपडेट आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी। उसके लिए आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक है, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उससे होगा क्या, कोई भी नई अपडेट आएगी, कोई भी नई क्लास आएगी, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी यूपीएससी से रिगार्डिंग या एसएससी से रिगार्डिंग, तो आप वहाँ पर अपडेट रह सकते हैं। आप अगर आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, आरआरबी के लिए, या किसी भी अन्य एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलने वाला है। आगे चले बेटा नेक्स्ट खबर के ऊपर। अगली खबर क्या है बेटा, आइवरी कोस्ट ज्वाइंस यूएन वाटर कन्वेंशन एज 10th अफ्रीकन नेशन बन चुका है आइवरी कोस्ट यूएन वाटर कन्वेंशन। यूएन बोले तो यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में पहले भी काफ़ी जानकारी प्रोवाइड करा चुका हूँ, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, कौन के सेक्रेटरी जनरल है, ये सारी चीज़ें आप मेरे पिछले वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस किया है। आइवरी कोस्ट क्या है भैया, आइवरी कोस्ट एक कंट्री है। ये कंट्री कहाँ पर है, अफ्रीका में है। अब कहाँ पर है ये कंट्री, पहले एक दो पॉइंट्स देख लेते हैं फिर देखते हैं। आइवरी कोस्ट हैज ज्वाइंड 1992 यूएन वाटर कन्वेंशन। अब ये जो यूएन ने ये वाटर कन्वेंशन वाला जो पोर्शन है, ये कब स्टार्ट किया था, 92 में स्टार्ट किया था। बिकमिंग द 10th अफ्रीकन नेशन टू डू सो, दिस मूव एनहेंसेस रीजनल कोऑपरेशन फॉर मैनेजिंग ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज। इससे होगा क्या, ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज को बढ़ावा मिलेगा डेफिनेटली। अच्छा, और बात करें, आइवरी कोस्ट हैज बीन रिसेंटली बिकम 53rd पार्टी। अच्छा, अफ्रीका की 10वीं है और ओवरऑल वर्ल्ड की 53rd पार्टी है। यू कैन से 53rd कंट्री है जो यूएन वाटर कन्वेंशन में आ चुका है, और अफ्रीका की 10वीं है। ऑफिशियली द कन्वेंशन वॉज प्रोटेक्शन ऑफ यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज, बिल्कुल ये समझ गए, और इंटरनेशनल लेक्स। अच्छा, बात करें तो आइवरी कोस्ट पड़ता कहाँ पर है, तो ये आपको अफ्रीका का पूरा मैप दिख रहा होगा। ये जो पोर्शन है ये है आपका आइवरी कोस्ट, ये जो पोर्शन है ये है आपका आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट की कैपिटल क्या है, आइवरी कोस्ट की कैपिटल है यामोसुक्रो इज द कैपिटल ऑफ आइवरी कोस्ट। नोट कर लीजिएगा, यामोसुक्रो इज द कैपिटल ऑफ आइवरी कोस्ट। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, तो यहाँ पे मोस्टली फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। अरे भैया, फ्रेंच लैंग्वेज क्यों बोली जाती है, कोई तो रीजन होगा। एक्चुअली फ्रांस तो भैया ऊपर है, तो ये इधर इतनी नीचे जाके फ्रेंच लैंग्वेज। अच्छा, यहाँ कहीं है फ्रांस, तो जिबूती के पास, ठीक है ना। अच्छा, जिबूती तो यहाँ पर है, फ्रांस यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये आइवरी कोस्ट में फ्रेंच क्यों बोली जाती है, ये इसलिए बोली जाती है क्योंकि ये फ्रेंच कॉलोनी का पार्ट था। फ्रेंच, जैसे इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनीज बना रखी थी जिसको कॉमनवेल्थ कहते हैं, उसी तरीके से फ्रेंच ने भी अपनी कॉलोनी बना रखी थी। इंग्लैंड ने जैसे इंडिया के ऊपर राज कर रखा था, यहाँ पर जो एरिया था आइवरी कोस्ट, इसके ऊपर फ्रेंच लोगों ने राज कर रखा था, ठीक बात है। इसलिए यहाँ पे मेजरली फ्रेंच लैंग्वेज ही बोली जाती है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, यहाँ पे इनके प्रेसिडेंट कौन है, मिस्टर अल्लासने कातारा इसके प्रेसिडेंट है। और ये 4 दिसंबर 2010 से, काफ़ी टाइम हो गया वैसे इनको, 4 दिसंबर 2010 से इनके प्रेसिडेंट है, तो कि अच्छी बात है। खैर, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, कोई लंबे प्रेसिडेंट रहते हैं तो अच्छी बात। तो 4 दिसंबर 2010 से मिस्टर अल्लासने कातारा इसके प्रेसिडेंट है आइवरी कोस्ट के। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द आइवरी कोस्ट। आई रियली होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी और ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज है 23 जुलाई और आज के दिन आने वाला है आपका बजट। और ये जो बजट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये बजट एक सरकार बनने के बाद आया है। जब सरकार बनने के बाद कोई बजट आता है तो उस बजट से काफ़ी उम्मीदें रहती है। जो लास्ट बजट आया था आई थिंक अब 10 जून के आसपास,
तो उससे इतनी उम्मीदें नहीं थी। क्यों इतनी उम्मीदें, मतलब जो 10 जून नहीं, उससे पहले इलेक्शन से पहले जब बजट आया था 10 फरवरी था शायद, तो 10 फरवरी के आसपास, तो उस बजट से इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। क्यों उम्मीदें नहीं थी? क्योंकि वो इंटरिम बजट था। लेकिन आज का जो बजट है ये एक मेन बजट है, यूनियन बजट है। तो ये बजट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों को हो सकता है हमारे लिए आगे चेंजेस हो जाए काफ़ी ज़्यादा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पर कि इकोनॉमिक सर्वे होता है जो कि जो पार्टी है जो बजट लाने वाली है वो करती है, ठीक है, और उसके आधार पे वो बजट को डिफाइन करते हैं, उसके आधार पे वो बजट को डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक सर्वे। तो वो इकोनॉमिक सर्वे के क्या क्या की पॉइंट्स थे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इकोनॉमिक सर्वे 23-24 प्रेजेंटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन, जो कि कौन है? निर्मला सीतारमन जी, श्रीमती निर्मला सीतारमन यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं। प्रोवाइडेड अ डिटेल ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर आउटलुक। क्लियर बात है। तो इसमें ये इकोनॉमिक सर्वे में क्या करते हैं कि भैया पहले क्या हुआ है और आगे हम क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में हल्का सा आइडिया देते हैं। और जब मेन चीज पता चलती है वो बजट में पता चलती है, जो कि आज पता चलेगी। तो इकोनॉमिक सर्वे कब दिया जाता है? 22 तारीख को दिया जाता है और 23 तारीख को बजट आएगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो जीडीपी के बारे में बताया गया। इकोनॉमिक सर्वे ने यह बताया है कि रियल जीडीपी ग्रोथ हुई है 6.5 to 7% की, ठीक है, और हायर मार्केट एक्सपेक्टेशन हम लोगों को यहाँ पे दिख रही है। मोमेंटम मेंटेनेंस, इंडियन इकोनॉमिक कंटिन्यूड इट्स मोमेंटम फॉर फाइनेंशियल 23-24 फेसिंग मिनिमल इम्पैक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल चेंजेस। मतलब बाहरी कोई बदलाव होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है, उनसे इतना प्रभाव नहीं पड़ा है इंडियन इकोनॉमी को, क्योंकि 23 से 24 में जाने के बाद हम लोगों ने बेहतर ही काम किया है, ये बोला गया है आपके इकोनॉमिक सर्वे में। रियल जीडीपी ग्रोथ, तो जीडीपी में ग्रोथ हुआ है, ग्रू बाय 8.2% इन फाइनेंशियल ईयर 24। ये बोला गया है भैया 8% से ऊपर हो चुका है हमारा जीडीपी, एक्सीडिंग 8% इन 3 आउट ऑफ 4 क्वार्टर्स। तो 3 आउट ऑफ 4 क्वार्टर में 8% से ऊपर इसका जीडीपी ग्रोथ रहा है, तो ये खैर बहुत अच्छी बात है, ये बोला गया है इकोनॉमिक सर्वे में। नेक्स्ट बात करें ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए। जीवीए ग्रू बाय 7.2% इन फाइनेंशियल 2024 एंड नेट जो टैक्स मिला है सरकार को 19.1% तक बढ़ चुका है। इन्फ्लेशन मैनेजमेंट की बात करें तो रिटेल इन्फ्लेशन हैज बीन रिड्यूस्ड, इट इज ऑल्सो गुड पॉइंट, विच इज 6.7% इन फाइनेंशियल 2024 टू 5.4% इन फाइनेंशियल 2024। 23 to 24 6.7 से 5.4 आया, दैट इज अ गुड साइन, इन्फ्लेशन कम होना चाहिए। करंट अकाउंट डिफेक्ट, तो सीएडी इम्प्रूव्ड 0.7 ऑफ जीडीपी ऑफ फाइनेंशियल, तो अब आ चुका है 2% पे। पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी, रियल जीडीपी कितना 20% तक रिकवरी हम लोग कर चुके हैं। टैक्स कलेक्शन 55% ऑफ टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट टैक्सेस एंड 45% इनडायरेक्ट टैक्सेस से लिया गया है। तो ये हमारी आज की खबरें थी। आई थिंक ये आज का सेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगा होगा। अगर आपको बढ़िया लगा सेशन और सारी चीज़ें आपको समझ में आई और सारी चीज़ें आप लोगों ने ग्रैब करी है, तो इस सेशन को जरूर शेयर कर देना अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप जर्नल पढ़ना चाह रहे हो या फिर आपको किसी एग्जाम को ऐसे क्लियर करना है कि यार थोड़ा भी पढ़ के अगर मैं करंट अफेयर पढ़ लूँ या समझ लूँ सारी चीज़ें और मेरा हो सकता है सिलेक्शन, तो उसके लिए ये वाला जो शॉर्ट सेशन मैं लेकर आता हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।